नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है 3 अगस्त 2023 और आज जो है सीएचएसएल का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम में जीके जीएस और इंग्लिश के जो भी वर्ड पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। ये सभी के सभी प्रश्न जो है रोहन जी दिए हैं, जैसा कि आप टेलीग्राम पे ऐड है तो देखे ही होंगे। बाद में इनको मैं फ़ोन किया था और जो है सभी प्रश्न इन्होंने ही बताया है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो एक प्रश्न मिला है ये है कि अरविंद पारेख का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अब देखिए, मैं जो आपको आज ही बताया था कि भाई ऐसे लोग जो आपके लूसेंट में इजी वे में मिल जाएगा ना, ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछना बंद कर दिया है। इसीलिए अगर आप ये चाहते हैं कि हम लूसेंट की जो है आर्ट एंड कल्चर वाली पोर्शन को पढ़ ले और क्लियर कर ले, तो बहुत कम चांस है कि जो आपको मिल जाएगा हूबहू। तो ऐसे में जो फैक्ट है जो मैं टटोल के कल दिया था, भरतनाट्यम का 3-4, कुचिपुड़ी का 3-4, 2-4 वाद्य यंत्र वाले, उनको जरूर ध्यान रखिएगा। तो अरविंद पारेख जो है ये आपका सितार से संबंधित है, और एक उभरता हुआ और सितारा अनुष्का शंकर, इनको भी आपको ध्यान रखना है। अनुष्का शंकर को, ये भी आपका सितार से ही संबंधित है। एक आपको याद रखना है नया कैरेक्टर में राहुल शर्मा को। राहुल शर्मा जो है पंडित शिव कुमार शर्मा क्या प्ले करते हैं भाई, संतूर, तो राहुल शर्मा भी संतूर ही प्ले करते हैं। तो ये तीनों चारों नए कैरेक्टर को जरूर ध्यान रखना है। अब आते हैं पंडित रविशंकर के बारे में। पंडित रविशंकर साहब जो हैं ये इंडिया के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम कैरेक्टर हैं, प्रथम म्यूजिशियन हैं। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार की सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, है ना। और ये भारत रत्न पाने वाले सेकेंड जो है म्यूजिशियन बने थे एम सुब्बालक्ष्मी के बाद में। एम सुब्बालक्ष्मी को सबसे पहले 1998 में भारत रत्न दिया गया था, जो किसी म्यूजिशियन के लिए प्रथम बार ये मौका था। अन्य संतूर वादक जो है राहुल शर्मा, भजन सोपारी को भी ध्यान रखिएगा, ये गिने चुने कैरेक्टर हैं आपका, इसीलिए ये जो है आपके इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रुद्र बीना भी गिने चुने कैरेक्टर हैं, जैसे असद अली खान, सादिक अली खान, ये सब जो है रुद्र बीना से संबंधित है। ये मैं पहले भी आपको बताया हूँ। ब्रिजभूषण काबरा, विश्व मोहन भट्ट और ये जो है के श्री कृष्ण नलिन, ये सभी के सभी किस्से हैं गिटार से संबंधित हैं। अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, अली अकबर खान, बुद्धसेन दास गुप्ता, सरोद। जब भी सरोद से आता है तो इन्हीं में से आता है, ठीक है। तो ये सरोद से भी ध्यान रखना है। आज दोनों शिफ्ट में आपको सितार से ही पूछा गया है। जाकिर हुसैन साहब, अल्लाह रखा साहब, फैयाज खान, लतीफ खान, किशन महाराज, अंबिका प्रसाद, विजय घाटे, सुखविंदर सिंह, ये सभी के सभी तबला से संबंधित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में ये देखिए क्वेश्चन 80% पे अटकाइएगा कि ये 100% यही लैंग्वेज था या फिर कुछ और था, क्योंकि मैं इसमें जो है इन्होंने बच्चा ने बताया कि ये मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने कोई एक प्रतियोगिता था उसमें कितना दूर फेंका। तो एक तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपको टोक्यो ओलंपिक वाले में पूछे, लेकिन टोक्यो ओलंपिक से पहले से ही अलग से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इसमें कितने गोल्ड मिले हैं। तो दो क्वेश्चन एक ही फैक्ट से नहीं पूछेगा एग्जामिनर, तो ये तो टोक्यो वाला कट हो जाता है। तब इनके सामने एक, इन तो बहुत सारे प्रतियोगिता में जीते हैं, लेकिन जो फेमस है वो डायमंड लीग है। तो हो सकता है कि डायमंड लीग वाले में पूछा गया हो। तो डायमंड लीग जो है 89.94 मीटर जो है भाला फेंक दिए इन्होंने, ठीक है। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक के अंदर 87.58 मीटर की दूरी भाला फेंक कर जो है भारत के लिए गोल्ड नाम किए थे। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। नीरज डायमंड लीग 2022 के विजेता है। नीरज चोपड़ा 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किए गए थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ओलंपिक की जब बात हो रही है तो थोड़ा व्यक्तिगत रूप से बात हो जाए तो ओलंपिक में प्रथम व्यक्तिगत कांस्य पदक केडी जादव कुश्ती के अंदर जीते थे। जो भी बच्चे या जो भी हमसे बड़े उम्र में हैं, जैसे बहुत सारे इस चैनल से भैया एक्स सर्विसमैन भी जुड़े हुए हैं, तो उन सभी को जो जिन्होंने भी ये बताए हैं कि आप जो है एक्स्ट्रा फैक्ट देते रहिए। मैं आपको जो है क्या ही बताऊं, एक तो लिख रखे हैं कि वायरल करने को सोच रहा हूं, हम एक टीम बनाए हैं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे गुड लक के सिर्फ विश करने के लिए। आपने बोल दिया यही काफ़ी है। वो तो समय आने पे जो है जो होना होगा वो तो हो ही जाता है ना। ओलंपिक में व्यक्तिगत रजत ये मेजर राजवर्धन सिंह राठौर के द्वारा जीता गया था। ये
2004 की ओलंपिक थी जो एथेंस में हुआ था, और एथेंस की ओलंपिक जो है शुरुआत भी एथेंस में ही हुआ था 1896 में। इनके अलावा ओलंपिक में प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जो है अभिनव बिंद्रा साहब शूटिंग के अंदर जीते थे, और ये ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? बीजिंग के अंदर, चाइना के अंदर 2008 में। ठीक है, और राजवर्धन सिंह राठौर जो जीते थे ना, ये भी शूटिंग के अंदर ही जीते थे। तो पहला रजत जो व्यक्तिगत में आया और पहला गोल्ड जो व्यक्तिगत में आया, ये दोनों शूटिंग में ही आया। इनके अलावा सेकेंड पर्सन बन गए गोल्ड जीतने वाले कौन? आपका नीरज चोपड़ा साहब। एक प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि जो भारत, अच्छा कर्णो मल्लेश्वरी जी यहाँ पे बैठे हैं, कर्णो मल्लेश्वरी जो है ये ओलंपिक में लेडी के अंदर, लेडी में मतलब महिला में प्रथम बार पदक जीतने की कारनामा कर्णो मल्लेश्वरी ने ही करा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 2 लगातार ओलंपिक में पीवी सिंधु ने करा। बैडमिंटन में प्रथम महिला में पदक जो है ये जो साइना नेहवाल है इन्होंने करा। इन सभी के किताब का नाम भी मैंने आपको लिखा रखा है, क्योंकि खिलाड़ियों का किताब जब आने लगता है एग्जाम में तो बहुत आते हैं, इसीलिए आप प्री प्लान करके पहले ही उन्हें अपने अंदर करके रखें। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार डेकेडिकल ग्रोथ पूछ लिया गया है। ये पहले वाले शिफ्ट में भी पूछा गया है, यहाँ भी पूछा गया है। पता नहीं सेम चीज क्यों रिपीट कर रहे हैं। तो डेकेडिकल ग्रोथ जो है भैया, है ना, जनगणना 2011 के अनुसार ये 17.64 है ना, दशकीय वृद्धि। इनमें मैंने आपको बता रखा है कि जनगणना 2011 में जो और भी कुछ डाटा है आपको ध्यान रखना, जैसे लिटरेसी रेट कितनी थी तो 74.04 थी। फर्टिलिटी रेट कितनी थी तो 2.3 से 2.4 के पास जो ऑप्शन रहेगा वही मारना है। मैंने आपको बार बार एग्जांपल देना है। 2.1 रहे, 2.2 रहे, 2.3 रहे, 2.4 रहे, तो किसको आंसर कीजिएगा? अगर 2011 में फर्टिलिटी रेट पूछ रहा है तो 2.4 को कीजिएगा। अगर आपसे 2013 में पूछ रहा है तो 2.3 कीजिएगा। अगर आप 16 से 20 तक के पूछ रहे हैं तो 2.2 कर दीजिएगा, है ना। तो ऐसे में आपको ठीक होगा। ये डायनामिक है और डायनामिक तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, और अभी तक सिर्फ पीसीएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इनके अलावा साक्षरता जो है ये पुरुष जो है आपका 82.14% है। देखते हो, एक तो समग्र साक्षरता आपका 74.04 है। इसके अलावा पुरुष खाली मेल का 82.14 और फीमेल का 65.46% जो है आपका लिटरेसी रेट है। और जो जनगणना के रिगार्ड में बताना है तो मैं पहले ही सभी बात बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा दोहरा देता हूं, क्योंकि मौखिक रूप से बताने से आपको याद हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। फिर 1881 में ये जो है आपका लगातार होने लगा। फिर आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। अंतिम वाला 2011 में हुई थी और हो रहा है 2021 में, लेकिन 2023 चल रही है। इनके अलावा सबसे ज़्यादा सबसे कम में आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा यूपी, सबसे कम सिक्किम, सबसे ज़्यादा शहरी महाराष्ट्र, सबसे कम शहरी सिक्किम, सबसे अधिक ग्रामीण यूपी, सबसे कम ग्रामीण सिक्किम, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक घनत्व दिल्ली, सबसे कम घनत्व जो है आपका अगर एक चीज़ और आपसे घनत्व के बारे में अगर पूछे, मैंने एक चीज़ एग्जाम्पल पहले भी दे दिया है कि ऊपर लिख रहा है कि भारत में सबसे अधिक घनत्व कहाँ का है ना, और नीचे में दिल्ली भी दे दिया है और आपका बिहार भी दे दिया है। तो ऐसे केस में किसको आंसर करोगे? ये बहुत सारे बच्चा ने जीडी में गलती करके आया है और मुझे बताया भी कि सर आप जो बिहार बताए ना, मैं सुनते ही देखते ही मार दिया, आगे गलती हो गई मेरी, है ना। तो भाई ये जो घनत्व है ये पहले आपको पढ़ना तो चाहिए ना कि इसमें किसकी घनत्व पूछ रहा है। ओवरऑल पूरा इंडिया की पूछ रहा है या किसी पार्टिकुलर राज्य की पूछ रहा है या केंद्र शासित प्रदेश की पूछ रहा है ना। अगर ओवरऑल इंडिया की पूछ रहा है तो आपका दिल्ली आंसर हो जाएगा, बिहार के रहते हुए भी। ठीक है, अगर ये पूछ रहा है कि भाई इंडिया में सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है तो दिल्ली ही है ना। अगर ये पार्टिकुलर पूछ रहे हैं कि किस राज्य का, तब दिल्ली को रहते हुए भी बिहार आंसर है। ठीक है, तो ये सब कुछ लॉजिक तो समझना होगा ना। ये तो आप बच्चे तो है नहीं भाई, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इनके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि जेनरस का साइनोनिम क्या होगा। जो जेनरस प्रकार के लोग होते हैं ये फ्रेंडली लोग होते हैं, ये उदार लोग होते हैं, ये दूसरे की मदद करने वाले लोग होते हैं, ये अल्टूरिस्ट प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये जो है आप इनसे मीनिंग लगा लीजिएगा। कोई बच्चे बोल रहे हैं कि इनका एंटियो पूछा गया था, तो एंटो पूछा गया हो चाहे साइनो पूछा गया हो, साइनो हो गया तो फिर उदार, अगर आप हिंदी मीनिंग जान लिए तो आप वहां पे छटिया देंगे। अगर एंटो हो जाएगा तो RUD हो जाएगा, RUD। रूड मतलब होता है जो मतलब इनसेंसिटिव प्रकार
प्रकार का इंसान हो, किसी के दुख से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हो, कठोर हो, स्टेर्न हो, स्टेर्न मतलब भी कठोर होता है ना, ये प्रकार को जो है, जो आपका अनयील्डिंग टाइप का हो, जो मतलब झुके उके नहीं कहीं पे, अपनी पे अडिग रहे, तो ये वो तो दूसरे सेंस में हो जाता है कि जो भाई कोई बहुत जिद्दी है तो अनयील्डिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टेर्न और र्यूड इसके जो है एंटो हो सकते हैं। इनके अलावा HDI निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें क्या शामिल नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया है। एक सेकेंड, हाँ, तो HDI जो होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनमें से क्या शामिल नहीं होता, आपसे क्वेश्चन कर लिया गया था। ऑप्शन में एक ऑप्शन राजकोषीय घाटा था, यही आंसर हो जाएगा। भाई राजकोषीय घाटा का HDI में क्या लेना देना है? हाँ, ये जरूर है कि राजकोषीय घाटा जो है सरकार की स्थिति बताती है, सरकार की स्थिति बताती है। राजकोषीय घाटा क्या होती है, आज दिन में भी समझाया था कि जब टोटल इनकम टोटल खर्च से कम हो तो उस स्थिति में जो है फिजिकल डिफिसिट या राजकोषीय घाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो भाई राजकोषीय घाटा को HDI में शामिल नहीं किया जाता है। HDI निकालने की जो है 3 बेसिक स्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का स्तर, है ना। जिस राज्य में, जिस देश में, अब देखिए बड़े स्तर पे अगर वर्ल्ड को आप नाप रहे हैं तो वहां पे किसी देश को राज्य ही कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो भाई स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जिस भी देश का अच्छा होगा, जिस भी क्षेत्र का, वहां का HDI ऑटोमेटिक अच्छे होंगे। तो इसमें राजकोषीय घाटा आंसर करना था, जो भी बच्चे का आज एग्जाम था। स्वास्थ्य के जन्म, जो अगर स्वास्थ्य कैसे करते हैं कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या आंकी गई है ना। अभी जीवन प्रत्याशा इंडिया की जो है और भी घट गए हैं, 67 से भी कम हो गए हैं। स्कूली शिक्षा से अपेक्षित वर्ष है, यानी जो 14 वर्ष तक की एक माप रखी गई है, उसमें शिक्षा की जो है आप वहां से काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा प्रति व्यक्ति जो आय होती है, और अगर इन सबों में भी HDI के मामले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसे लेके बनाया जाता है, तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से भी आप किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र की अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितने पानी में खड़े हैं। ठीक है, तो HDI में इन तीनों का इस्तेमाल होता है। और कल मैंने जो है ट्रेजरी बिल वाला बताया था कि कितने कितने दिन के होते हैं, ध्यान रखिएगा। 91 दूना 182 और 182 दूना 364, ये तीनों फॉर्म जरूर याद रखिएगा। GST के 4 गो जो स्लैब है, 5, 12, 18 और 28, ये याद रखेंगे। और मुद्रा का जो चेन है, M1, M2, M3, M4, ये भी याद रखेंगे। इकोनॉमिक्स से इतने ज्यादा बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इनके अलावा भारत के जो 2022 में मानव विकास सूचकांक में स्थान है 132 है, 2023 कर लीजिएगा, ये लेटेस्ट वाला 132 है। ठीक है, 21-22 वाले जो है वो 131वां था। ये जो लेटेस्ट वाला जो रिलीज हुआ है ना, उसमें 132 है, पहले इससे जो रिलीज हुआ था उसमें 131वां था। और ये कौन करता है भाई? UNDP करते हैं। UNDP कौन है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो यूएनओ का एक स्कीम है। इसके अलावा अगला है कि पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन, किस आर्टिकल में? मैंने कल ही आपको बता रखा है कि जो भी आपकी DPSP के आर्टिकल है उसके अंदर घुसिए, पहले उन्हें जो है छीलिए, तब आप याद कीजिए। ठीक है, तो 39 के D में कहा गया है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, अगर काम सेम है तो उन्हें समान वेतन की प्रबंध कराना राज्यों का कर्तव्य है या होना चाहिए। ठीक है, तो 39 का D इसका आंसर हो जाएगा। 39 का A में क्या है? अगर कोई गरीब है, या फिर सभी के लिए वैसे लागू है, लेकिन जो विशेष रूप से गरीब है उनको निःशुल्क जो है विधिक न्याय दिया जाएगा। अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है कि जो जनहित की वस्तु है, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह है, तो उनको तोड़फोड़ नहीं मचाना है, संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करनी है। इनके अलावा आर्टिकल 43 में कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों में भाग लेने के लिए कदम उठाना है। देखिए, ये जो आपको ये सब जो पढ़ना है अच्छे वे में, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि किताब काफी महंगा है। लक्ष्मीकांत की किताब जो है, अगर एक बार आपने पॉलिटी पढ़ लिया तो आपको, हमको लगता है कि अगर आधे अधूरे मन से भी पढ़े तो आपका आधा काम हो जाता है, लेकिन क्या है, किताब ही बड़ी महंगा है भाई, जाने दो। ठीक है, अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि DPSP देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने इन तथ्यों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। और मैंने इनके अलावा तो बता ही चुका है आपको, 40, 44, 49, 50, 51, 51 का ये सभी के सभी तो आपको बता रखे हैं। 45 भी याद रखिएगा। 45 क्या कहता है कि जो बच्चे हैं, जब तक वो 14 वर्ष के नहीं होते तो उतने तक शिक्षा का जो है प्रबंध कराना राज्य का कर्तव्य है। तो इस प्रकार से बात, शिक्षा की बात आपको संविधान में 3 जगह देखने को मिलती है। कहां कहां मिलती है भैया, अगर आप मुझे बता दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक तो 45 में मिलता है, एक आर्टिकल 21A में मिलता है, और एक आपका आर्टिकल 51 के A के 11 में मिलता है। ठीक है, तो ये शिक्षा की 3 जगह बातें मिलती है हमारे संविधान के अंदर, जिसमें 45 वाला DPSP में आता है, 51 के A के 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में आते हैं, और आर्टिकल 21 के A में जो है ये फंडामेंटल राइट के
अंतर्गत आ जाता है। संविधान को पढ़िए, किसी भी एग्जाम में 2-4 नंबर आपको फ्री में रसगुल्ले के तौर पे दे दिया जाता है। एक बच्चे ने कमेंट किया है, सर इस बार जो है सिलेक्शन लेके रसगुल्ला खिलाने आऊंगा, अनु नाम है शायद उनका, है ना। रसगुल्ला वैसे ही मुझे बहुत पसंद है, तो जल्दी कीजिए, है ना। इसके अलावा डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भाग 4 में रखी गई है। और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, 12 सदस्यों का जो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं, वो वाली फैसिलिटी। इनके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए, ये तो कई सारे पुरस्कार के होल्डर होते हैं, ये जो बड़े बड़े डांसर्स वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। फिर भी इनको जो है 1970 में पद्म श्री से सम्मानित करा गया था, वेदांतम सत्यनारायण साहब को। संगीत नाटक अकेडमी भी मिला है 1967 में, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कुचिपुड़ी के जो अन्य फेमस कैरेक्टर हैं, जैसे गुरु वेम्पति चन्ना सत्यम, इन्हों को आगे ले गया था। और सबसे पहले अगर कुचिपुड़ी को किसने आगे ले गया था, तो आप बताएंगे सिद्धेंद्र योगी। सिद्धेंद्र योगी जो है कुचिपुड़ी को आधुनिक टॉप तक ले गया। इनके अलावा जो रेड्डी फैमिली है, पद्मजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये सभी के सभी आपके जो है कुचिपुड़ी में आ जाएंगे। मैंने आपको कुल्लू बता दिया है कि रेड्डी के साथ कुचिपुड़ी, झावेरी बहन या फिर सिंह सरनेम, इन दोनों के साथ आपको मणिपुरी के साथ जाना है। महाराज सरनेम या तो तबला वादन या फिर आपका कथक नृत्य के साथ जाना है। गोस्वामी सरनेम ये आपको जाना है जी सतरिया नृत्य के साथ। महापात्रा सरनेम ये आपको जाना है जी ओडिसी नृत्य के साथ। तो ये कुछ कुल्लू हैं जो आपको काम आएंगे, ऑप्शन छांटने में मदद करेगी। इसके अलावा ढीमसा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, ढीमासा। देखिए अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ाया, ढीमासा लिख के पढ़ाया था मैं, इस प्रकार से ढीमीसा, इस प्रकार से ये लोक नृत्य। यहाँ पे ये वर्ड सपोर्ट नहीं किया इसलिए ढीमसा लिखा है, नहीं तो ये होता ओरिजिनल में ढीमसा। तो ये भाई कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। झारखंड झूमर, है ना, झारखंड में देखिए झूमर, एक बच्चे कमेंट करा है कि ये हरियाणा का होता है। देखिए हरियाणा के जो है एक तो होता है आपका घूमर, घुमरा, एक होता है घूमर। घूमर राजस्थान के हैं, घुमरा कहेंगे तो हरियाणा के कुछ पार्ट में होते हैं। और एक आपका घूमर, एक घुमुरा है। देखिए वर्ड में लिखने का फर्क है, ठीक से देखिए समझिए। देखिए एक तो है घूमर, घूमर है तो ये आपका हो जाएगा भाई कहाँ पे, राजस्थान का। एक आपका है घुमरा, घुमरा है तो आपका हरियाणा के कुछ पार्ट में होते हैं। एक आपके होते हैं घरसू कर घू, महरसू कर मुंह और रा कर घुमुरा, तो ये हो जाता है जी ओडिशा के पास, है ना। तो इतने नजदीक से तो मैं आज तक कभी देखा नहीं, पूछते जब भी पूछा है राजस्थान का ही पूछा है, लेकिन फिर भी अगर आपने कमेंट किया है तो थोड़ा सा देख लीजिए। इनके अलावा छऊ जो है 3 जगह होती है, झारखंड में भी होती है, पश्चिम बंगाल में भी होती है और उड़ीसा के अंदर भी होती है। सरहुल त्योहार झारखंड की है और रोहिणी त्योहार भी झारखंड की है। और ये जो है फसल बुआई वाली त्योहार है रोहिणी, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। कर्मा, सुआ, राउत नाचा महोत्सव, सिरपुर महोत्सव, बस्तर दशहरा, पंडवानी पंथी, एक सैला लिख लीजिएगा, सैला लेकिन मध्य प्रदेश में भी होता है ना। बहुत सारे विवादास्पद है जी कि यहाँ भी होता है यहाँ भी होता है। मैंने एग्जांपल देके अच्छे से आपको समझा दिया है कि भाई छठ जो है ये बिहार का प्रमुख पर्व है, तो क्या उत्तर प्रदेश में नहीं होता। मैं तो महाराष्ट्र में भी छठ को मनाते देख रहा हूँ भाई, है ना। तो भाई नाम किसका आएगा, बिहार का ही आएगा, लेकिन होता यहाँ भी है। तो आप जो है ये नहीं खुट्टा गाड़ सकते हैं कि नहीं नहीं और कहीं नहीं होता है, ऐसे नहीं कह सकते। तो बहुत सारे चीज ऐसे है जो और कहीं नहीं होते वाले केस में जो है सपोर्ट नहीं करता है, और जगह भी होते हैं, है ना। कलबेलिया, गनगौर, पनिहारी, घूमर, कठपुतली ये राजस्थान के हैं। रंगोली, तमाशा, लावनी, लेजिम, कोली ये महाराष्ट्र के हैं। करगा, सुग्गी, भुतकोला, यक्षगान ये सब कर्नाटक के हैं। और आई थिंक अब तक जो है आपको ये सब याद हो गया होगा। बोनालू, बथुकम्मा, मेदराम जात्रा ये सब कहाँ का है, तेलंगाना का है। बोनालू में किस देवी और बथुकम्मा में किस देवी है, पार्टिकुलर कमेंट कीजिएगा, बहुत दिन बताए हैं। पोंगल, पोतांदू, जलीकट्टू, थाईपुसम तमिलनाडु के हैं। पोंगल जो है ये मकर संक्रांति के समय, है ना। पोतांदू जो है तमिल का नववर्ष है। जलीकट्टू जो है पोंगल में सांडों की लड़ाई है। थाईपुसम जो है भगवान मुर्गन की पूजा के लिए सुई वगैरह चुहाकर जो है पूजा किया जाता है। ओणम त्योहार किस राज्य की है, भैया ओणम भी पूछे गए हैं। तो ओणम जो है ये केरल में मनाए जाने वाली 10 दिनवा त्योहार है ना। ये भी फसली त्योहार है। अन्य फसली त्योहार को देख लेते हैं तो मकर संक्रांति है, रोहिणी है, उत्तरायण है, पोंगल है, बिहू है। बिहू भी असम में 3 बार मनाया जाता है, हर जगह कुल्लू है भाई। एक तो आपका जनवरी में मकर संक्रांति के समय, और एक बार आपका अप्रैल में नववर्ष के रूप में, और एक बार आपका अक्टूबर महीना में। 3 बार आपके जो है बिहू भी मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, देश में सर्वप्रथम मेथेनॉल से संचालित बस सेवा कहां शुरू की गई, तो ये आपका बेंगलुरु में किया गया। इनके उद्घाटन समारोह में माननीय जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी साहब,
नितिन गडकरी महाराष्ट्र के हैं और काफी उच्च कैरेक्टर है और केंद्र में बीजेपी के चेहरा में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और मुझे मतलब पर्सनली पसंद है ना, क्योंकि भाई ये स्ट्रक्चर पे काम करते हैं जो देश को आज नहीं कल भी लाभ देगा। तो नितिन गडकरी साहब जो है आपके मेथेनॉल से संचालित बसों को जो है मतलब उद्घाटन कराने में शामिल थे। आई थिंक हाँ यही शामिल थे, बिल्कुल सही है। मेथेनॉल को जो है आप मेथिल एल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिल एल्कोहल, CH3OH भी कहा जाता है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 50% की छूट दिया गया है, वहां का जो राज्य सरकार की बस होती है उसमें। तो आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी दग सकती है, ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश वगैरह पे ज्यादा ध्यान रख रहा है एग्जामिनर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले साहब। कौन सी सोसाइटी की स्थापना 1905 में सबसेस्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय सेवक समाज की स्थापना किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले साहब। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? भाई चित्तरंजन दास साहब। और चित्तरंजन दास साहब किसकी स्थापना किए थे? 1923 में, है ना, स्वराज दल की स्थापना किए थे मोतीलाल नेहरू के साथ में, असहयोग आंदोलन बंद हो जाने के बाद यानी चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। ऐसे रिलेट कीजिए। विवेकानंद का जो गुरु हैं ये कौन थे? रामकृष्ण परमहंस साहब थे। रामकृष्ण परमहंस के जो है ओरिजिनल नाम फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो गदाधर चट्टोपाध्याय। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो विवेकानंद साहब जी के गुरु थे। और विवेकानंद जो है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करे थे। शिवाजी की राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु और जो आपका धार्मिक गुरु है शिवाजी के, ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर थे। तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु गुरु कोंडदेव और आपका जो धार्मिक गुरु थे ये रामदास थे। महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हुए, संत तुकाराम, संत रामदेव, संत समरथ, है ना, बहुत सारे जो है आपके महाराष्ट्र में संत हुए, है ना। इनके अलावा महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे भैया? अलर कलाम। अलर कलाम जो है महात्मा गांधी के गुरु थे। अगला प्रश्न पूछा गया, हलुआ की टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने गोल्ड मिले हैं? तो 21 गो। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को 22 को गोल्ड, 16 गो रजत और 23 गो ब्रॉन्ज मिलने के साथ 61 पदक प्राप्त हुआ था और चौथा स्थान हासिल हुआ था। पैरा ओलंपिक जो आपका टोक्यो के अंदर ही हुआ था, 2020 वाला 2021 में हुआ था, यहाँ पे 19 गो पदक जो है भारत को मिला था, जिसमें 5 गो गोल्ड, 8 गो रजत और 6 गो ब्रॉन्ज मिला था। रियो ओलंपिक में भारत को 2 गो पदक मिला था, 1 गो ब्रॉन्ज और 1 गो जो है आपका क्या कांस्य। तो ये भी ध्यान रखेंगे। रियो ओलंपिक जो है ओलंपिक में भारत के लिए जो अच्छा दौरा नहीं रहा था, मात्र 2 ही पदक जीता था, जिसमें 1 PV सिंधु जो है जीती थी रजत। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो में जो है अगले शिफ्ट के जो है वीडियो की क्वेश्चन हमको लगता है जो आ जाएगा टाइम से, क्योंकि जो है कोई एक बच्चा गया है जो पहले ही बताया है कि मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, तो हम लेकर के आएंगे। मिलेंगे अगले शिफ्ट में दोस्तों। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।